नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पेश है आज की प्रमुख खबरें। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा आज गाजियाबाद पहुंची। यहां आरडीसी स्थित पार्टी के कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया। यहां राणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की, उनकी समस्याएं जानी और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 6 जिलों का लोकसभा प्रभारी बनाया है। उसी सिलसिले में मेरी एज अ प्रभारी पहली विजिट गाजियाबाद हुई है और इसमें ज़ाहिरी तौर पर 2024 के इलेक्शन को देखते हुए हम सब क्योंकि अभी इलेक्शन मोड में जाने वाले हैं, उसकी एक तैयारी के तौर पर मुझे यहाँ भेजा गया था और उसमें यहाँ पे ज़िलावार जो रिपोर्ट है वो तैयार करके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप। डासना मंदिर के महंत और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने हमास और इजराइल युद्ध में इजराइल की तरफ से लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि वो और उनके 1000 सहयोगी साथी इस युद्ध में इजराइल की तरफ से भाग लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अनुमति मांगी है। यति ने यह बताया कि वो जल्द ही दिल्ली में इजरायली राजदूत से मिलकर अपनी मंशा उनके सामने रखेंगे। लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। यदि आप हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की अनुमति दें तो हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। कल पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। रविवार से नवरात्रि शुरू जाएंगे। नवरात्रों में लोग अपने घरों में देवी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। इसके लिए लोग बाजार से प्रतिमाएं खरीदते हैं। मूर्तिकार देवी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। गाजियाबाद में कई स्थानों पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार इलाके में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद का कारण गलत तरीके से वाहन खड़ा करना रहा था। झगड़े की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। विजयनगर में सुबह एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें चौकी प्रताप विहार में 2 पक्षों के बीच में रास्ते में गाड़ी खड़ी करने के ऊपर विवाद होना बताया गया। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए घटना के बारे में अधिक जानकारी की, जिसमें जिस पक्ष के तरफ से प्रथम अग्रेशन दिखाया गया था उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो गई है और इसमें जो अभी भी वांछित चल रहे उनको पकड़ने के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार है उससे अधिक पूछताछ करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम की शुरुआत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़ी खबर से करना चाहता हूं। दरअसल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आज रिमांड पूरी होने पर अदालत के सामने पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ और अदालत ने जो टिप्पणी की वो बहुत महत्वपूर्ण है। संजय सिंह ने जब अदालत में अपनी बात रखनी शुरू की तो उन्होंने अडानी और पीएम मोदी का नाम लिया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से कहा कि अगर आपको इस केस से, इस मुकदमे से संबंधित कोई बात करनी है तो आप कह सकते हैं, लेकिन अदालत में खड़े होकर राजनीतिक बयानबाजी ना करें। अदालत की ये टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। संजय सिंह
अदालत के माध्यम से भी बयानबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर अदालत ने अपनी रोक लगाई। आम आदमी पार्टी को पेशी पर जब लाया गया तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी केवल अडानी के पीएम हैं। अडानी के घोटाले पर संजय सिंह का कहना है कि उन्होंने शिकायत की थी, उस पर जांच नहीं हुई। ये बताने का कष्ट पीएम मोदी करें कि अडानी के ऊपर जो शिकायतें हैं उन पर जांच कब होगी। संजय सिंह को 13 तारीख तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। अगली सुनवाई अब 13 तारीख को होगी। दूसरी खबर भी आम आदमी पार्टी के नेता की है, मनीष सिसोदिया की है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन जो जस्टिस संजीव खन्ना थे वो किसी और केस में व्यस्त थे, इसलिए सुनवाई टाल दी गई। डिप्टी सीएम रहते हुए मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जो ईडी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सबूत छिपाने के लिए 14 फ़ोन, 43 सिम कार्ड बदले। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संबंधित व्यक्ति को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपराधों की आय से जोड़ना होगा। कोर्ट ने पाया कि जो केस बनाया गया है वो यह है कि पैसा मनीष सिसोदिया को मिला, लेकिन ये पैसा कथित शराब ग्रुप से सिसोदिया कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। कोर्ट ने एक सवाल ये भी पूछा है कि एक आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत क्या हैं, क्योंकि आय से जुड़े मामलों में सबूत सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये भी एक आप बात समझ लीजिए कि जो इस तरह से मनीष सिसोदिया वाला जो मामला है, इसमें जो सबूत केस में दिए गए हैं वो आरोपी को गिरफ्तार करने के तो काफ़ी हैं, लेकिन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं होते, अपर्याप्त होते हैं। और सीबीआई की दलील पर जो अदालत की प्रतिक्रिया आई है वो शायद इसीलिए है। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आंदोलन करके राजनीति में आए थे। लोगों को बरसों बाद ये उम्मीद जगी थी कि देश से भ्रष्टाचार भी खत्म हो सकता है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के 3 नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुके हैं। पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल गए, फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल गए, अब आम आदमी पार्टी के सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर उनके विधायक अमानतुल्लाह पर भी ईडी की रेड पड़ी है। अब अरविंद केजरीवाल ये कहने लगे हैं कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर उनकी आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सब होने के बावजूद मनीष सिसोदिया का केस अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी राजनीति के लिए तिनके के सहारे जैसा लगता है। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक शुरुआत की थी तो मनीष सिसोदिया उनके सबसे करीबी साथी थे। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जिरह चल रही है वो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कई सवाल पूछे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की आगे की राजनीति जो है वो मनीष सिसोदिया की जमानत पर निर्भर करेगी। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूएन का जिक्र आया है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। उसके कार्यालय के बाहर कुछ फ़ोटो लगाए गए हैं जो बच्चों के हैं, वृद्ध महिलाओं के हैं। उनके नीचे लिखा गया है कि इनका अपहरण हमास ने कर लिया है, इनको जल्द से जल्द बंधन मुक्त कराएं। अब सवाल ये आता है कि यूनाइटेड नेशंस है क्या? दरअसल यूनाइटेड नेशंस का जो गठन हुआ है वो गरीब देशों की मदद करने के लिए और युद्ध प्रभावित देशों से दोस्ती की अपील करने के लिए। यूएन का असर इतना ज़्यादा है कि हर देश इसकी सदस्यता लेने के लिए परेशान रहता है। इंटरनेशनल पीस के बढ़ चढ़कर दावे करने वाला यूएन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में वो मध्यस्थता कर रहा है या लोगों की कोई मदद कर रहा है, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 19 मिनट लंबी बैठक हुई थी जिसमें ताज़ा युद्ध पर चर्चा हुई। 15 देशों ने मिलकर हमास को बुरा भला कहा, इजराइल से शांति की अपील की। इससे ज़्यादा यूएन कुछ कर ही नहीं पाया। यूएन की अपील हवा में लटक कर रह गई है। इधर जंग और भीषण होती जा रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन यूएन का कोई अता पता नहीं है। यहाँ तक कि पड़ोसी और दूर दराज के देश भी इस युद्ध में आग में घी डाल रहे हैं।
रूस और यूक्रेन की लड़ाई में बिल्कुल यही हुआ था। दूसरे देशों ने भड़का कर यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया था। यूएन तब भी यही कहता रहा कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध आज भी चल रहा है। जिस तरह से हमारे आपके परिवारों में एक घर का मुखिया होता है और उसका काम होता है परिवार को चलाना, ठीक वैसा ही दुनिया में यूएन का जिम्मा है कि वो सभी देशों को साथ कर चले, शांति की बात करे, युद्ध समाप्त कराए। 1945 में जब ये संगठन बना था तो इसका सबसे बड़ा मकसद दुनिया में शांति बनाए रखना था। दुनिया कुछ ही समय के भीतर 2 विश्व युद्ध झेल चुकी थी। ऐसे में ताकतवर देशों ने मिलकर तय किया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो युद्ध की विभीषिका को कम कर सके, लोगों को बचा सके। लेकिन आज जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, तब यूएन का कहीं अता पता नहीं है। दिल्ली और एनसीआर की हवा खराब हो चुकी है। अब सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गंभीर वायु प्रदूषण हमारी सेहत के लिए खतरा है। हम कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, सही उपाय करें, अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखें, वरना परेशानी में आ सकते हैं। प्रदूषण जो इस समय लेवल है दिल्ली और एनसीआर के सभी शहरों में, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सबका एक जैसा हाल है। तो इसमें सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें। इससे सूक्ष्म कण आपके सांस के द्वारा फेफड़ों तक नहीं जाएंगे, फेफड़ों तक नहीं जाएंगे तो फेफड़े इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। बाहर जब भी आप जाएं मास्क पहने। इसके अलावा पानी भरपूर पिएं। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आप पिएं। ऐसा करने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अपने घर में अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरीफायर भी इस्तेमाल करें ताकि घर के अंदर की हवा साफ रहे और आप बीमार ना पड़ें। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो आप इससे परेशान होंगे, और अगर आप विपक्ष के समर्थक हैं तो आप इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी एक योजना, उज्ज्वला योजना देश को दी थी, जिसमें गरीब परिवारों को, या यूँ कहें कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर दिए जाने की बात कही गई थी, कनेक्शन देने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना का फिलहाल देश में दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें ज़रूरतमंद गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को चूल्हा और सिलेंडर निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अब इस योजना से मुंह मोड़ने लगे हैं। योजना 2 जो चरण है, इसको शुरू हुए 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक कनेक्शन की जो संख्या है वो जिले स्तर पर 20 से 22 हज़ार तक ही जा रही है। पहले चरण में ये संख्या 2 लाख से ऊपर हुआ करती थी। पूरे देश में इस योजना का फिलहाल यही हाल है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में भी ये योजना काम नहीं कर रही है, लोग इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। तब रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए हर परिवार को 1600 रुपये उनके खाते में दिए गए थे। 3 वर्ष के लिए योजना थी। वर्ष 2021 से इसका दूसरा चरण शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरह से लोग अब इस योजना को लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। नमस्कार।